नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। 600 सालों का एक ऐसा बेमिसाल सफर जिसमें हम एक महान साम्राज्य के सुनहरे उदय, उसके दर्दनाक पतन और फिर बिल्कुल ही अप्रत्याशित तरीके से उसके पुनर्जन्म का विश्लेषण करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत सदियों पुरानी एक खौफनाक भविष्यवाणी से होती है। कहा गया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ऐसी कौम से जंग ना हो जिनके चेहरे लाल हों, नाक चपटी, आंखें छोटी और चेहरे ऐसे जैसे किसी ने ढाल को पीट पीट कर बनाया हो, और हाँ, जो बालों से बने जूते पहनते हों। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये चेतावनी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की दस्तक थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हम 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले बात करेंगे इस्लामी स्वर्ण युग की, फिर दरारें और क्रूसेड्स, सलाहुद्दीन और चंगेज खान का जिक्र होगा, फिर मंगोलों का वो खौफनाक कहर, ऐन जालूत की ऐतिहासिक जंग, और आखिर में देखेंगे कि कैसे जीतने वाले खुद ही बदल गए। भाग 1, इस्लामी स्वर्ण युग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखते हैं कि कैसे शुरुआती खिलाफतों ने तेजी से अपना विस्तार किया और एक नया सवेरा लेकर आए। जरा इतिहास के इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआती 30 सालों में ही राशिदुल खिलाफत ने अरब की सीमाओं को पार कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर उमैया खिलाफत आई, जिन्होंने अगले 90 सालों तक सरहदों को और फैलाया। लेकिन जो असली सुनहरा दौर था वो अब्बासी खिलाफत के साथ आया, जिसने सदियों तक दुनिया की सभ्यता को एक नई दिशा दी। अब इन दोनों खिलाफतों में एक बहुत बड़ा फर्क था। उमैया खिलाफत ने एक बड़ी चूक की थी। सत्ता पूरी तरह से सिर्फ अरबों के हाथ में रखी, गैर अरब लोगों को किनारे कर दिया गया, जिससे अंदरूनी बगावतें पनपने लगीं। दूसरी तरफ अब्बासी खिलाफत ने इस गलती से बड़ी अच्छी सीख ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्शियन, तुर्क, ग्रीक सबको अपने शासन में शामिल कर लिया, और इसी समावेशी सोच का नतीजा था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक ताकत बन गए। अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद उस वक्त दुनिया का दिल धड़कता था यहाँ, और इसकी शान थी बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ पूरी दुनिया की किताबों का अरबी में अनुवाद किया जा रहा था। पहली बार विज्ञान और शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने खजाने खोल दिए थे। अल ख्वारिज़मी जैसे दिग्गजों ने यहीं से दुनिया को अलजेब्रा का तोहफा दिया, और तो और अलिफ लैला जैसी मशहूर कहानियां जो हम आज भी सुनते हैं, वो भी इसी शानदार दौर की देन है। भाग 2, दरारें और क्रूसेड्स। लेकिन देखिए, इतिहास का एक कड़वा सच है। जब कोई सभ्यता अपने चरम पर होती है तो उसके पतन के बीज भी वहीं बोए जा रहे होते हैं। हुआ कुछ यूं कि अब्बासी खलीफा ने अपनी हिफाजत के लिए एक बेहद ताकतवर तुर्क फौज बनाई, जिसे सेल्जुक फौज कहा गया। लेकिन कुछ वक्त बाद पासा पलट गया। ये फौज इतनी हावी हो गई कि पूरी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली। खलीफा महज नाम के रह गए। जाहिर है साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा और टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया। और इस आपसी फूट की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल था 999। यूरोप के क्रूसेडर्स ने मुसलमानों की इस अंदरूनी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास का एक बेहद स्याह पन्ना है, जहां बड़े पैमाने पर आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और भारी तबाही हुई। भाग 3, सलाहुद्दीन और चंगेज खान। इसी अफरा तफरी के बीच दुनिया के 2 अलग-अलग हिस्सों में 2 ऐसे लोगों का जन्म हो रहा था जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले थे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी शुरुआत। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी शुरू होती है, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। इराक में एक साधारण से सैनिक के घर जन्म होता है यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी का। यही सलाहुद्दीन आगे चलकर बटे हुए मुसलमानों को एकजुट करते हैं और 1192 में जेरूसलम को एक शांति समझौते के साथ वापस हासिल करते हैं। वहीं मंगोलिया के एक छोटे से गांव में पैदा होता है तेमुजिन। बचपन में ही उसके पिता को जहर देकर मार दिया जाता है। मुश्किलों में पला बड़ा यही तेमुजिन आगे चलकर चंगेज खान बनता है, जिसने एक ऐसी खूंखार मिलिट्री मशीन खड़ी की जिसने दुनिया में अभूतपूर्व तबाही मचा दी। चंगेज खान की ये खौफनाक कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। उसकी सेना का अनुशासन गजब का था। बेस 10 सिस्टम यानी 10, 100 और 1000 के समूह, नियम इतने सख्त कि रूह कांप जाए। अगर मैदाने जंग से एक भी सैनिक पीछे हटा तो उसके ग्रुप के बाकी 9 को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इंसाफ का तरीका देखिए, एक घोड़ा चुराओ तो 10 वापस करो, नहीं तो पूरे परिवार की जान जाएगी।
और बगावत को रोकने का उनका तरीका था इंसानी खोपड़ियों के बड़े बड़े पहाड़ बना देना, ताकि खौफ का वो मंजर देखकर कोई सिर उठाने की जुर्रत न करे। भाग 4, मंगोलों का कहर। और अब हम पहुंचते हैं उस खौफनाक दौर में जहां विस्तार करता हुआ मंगोल साम्राज्य और इस्लामिक दुनिया आमने सामने आते हैं। तो सबसे अहम सवाल कि इतनी बड़ी तबाही की चिंगारी कैसे भड़की? दरअसल चंगेज खान ने ख्वारिज़म साम्राज्य में एक शांतिपूर्ण व्यापारिक डेलीगेशन भेजा था, लेकिन ख्वारिज़म के शासक ने उन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। जब चंगेज खान ने उन्हें छुड़ाने के लिए अपने राजदूत भेजे तो शासक ने मुख्य राजदूत का सर ही कलम करवा दिया। इतिहास में राजदूत को मारना बहुत बड़ा जुर्म है। बस ये एक ऐसी गलती थी जिसने चंगेज खान के गुस्से के ज्वालामुखी को फाड़ दिया और वो 1 लाख सैनिकों की फौज लेकर टूट पड़ा। इस हमले का अंजाम इतना भयानक था कि शायद आज हम इसकी कल्पना भी न कर सकें। ख्वारिज़्म साम्राज्य, जिसकी आबादी उस वक्त करीब 20 लाख हुआ करती थी, इस हमले के बाद सिमटकर सिर्फ 2 लाख रह गई। 18 लाख लोगों को बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। तबाही का यह सिलसिला यही नहीं थमा। सालों बाद 1258 में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने दुनिया के सबसे शानदार और ताकतवर शहर बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया। ये इतना भीषण हमला था कि 50 सालों से शान से चली आ रही अब्बासी खिलाफत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। इतिहासकारों ने उस खौफनाक मंजर का जो वर्णन किया है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि दजला और फुरात नदियों का पानी खून से लाल हो गया था, और फिर जब हाउस ऑफ विजडम की अनमोल किताबों को जलाकर नदियों में फेंका गया तो हफ्तों तक पानी किताबों की स्याही से काला बहता रहा। ये सिर्फ इंसानों की मौत नहीं थी, बल्कि सदियों के ज्ञान की चिता जलाई गई थी। भाग 5, ऐन जालूत की जंग। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास हमेशा अपने पत्ते अचानक पलट देता है। आइए देखते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। बगदाद के खत्मे के बाद मंगोलों के तूफान के आगे सिर्फ एक आखिरी दीवार बची थी, मिस्र की मामलुक सल्तनत। दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर मामलुक हारते तो मक्का और मदीना भी मंगोलों के कब्जे में चले जाते। हालात ये थे कि कई बड़े विद्वान ये मानने लगे थे कि ये मंगोल ही वो अजय याजूज और माजूज हैं जिन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन तभी किस्मत ने पासा पलटा। मंगोलिया में सत्ता को लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो गई और हलाकू खान को अपनी एक बड़ी फौज वापस ले जानी पड़ी। और फिर फलस्तीन के ऐन जालूत में इतिहास का एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। कमजोर मानी जा रही मामलुक सेना ने मंगोलों की उस अजेय फौज को करारी शिकस्त दे दी। और इसमें एक गजब का इत्तेफाक देखिए, ये वही जगह थी जहां हजारों साल पहले दाऊद ने विशालकाय जालूत को धूल चटाई थी। इसी हार के साथ मंगोलों का वो बेलगाम विस्तार हमेशा के लिए रुक गया। भाग 6, जीतने वाले हार गए। अब आते हैं इस 600 सालों के लंबे ऐतिहासिक सफर के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इतिहास खुद को एक नया रूप दे देता है। जो मंगोल इस पूरे इलाके में खौफ और तबाही का दूसरा नाम बनकर आए थे, वक्त के साथ वो यहाँ की संस्कृति और धर्म से इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए, उगदेई और हलाकू जैसे मंगोल नाम आने वाली पीढ़ियों में मोहम्मद और बाबर में बदल गए। जी हाँ, भारत पर राज करने वाला मुगल साम्राज्य भी इन्हें चंगेज खान के वंशजों का ही हिस्सा था। अब इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। खलीफा उमर और चंगेज़ खान दोनों ने ही अपने अपने दौर के सबसे विशाल साम्राज्य खड़े किए, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जो एक शासक को दुनिया भर में एक महान न्यायप्रिय नेता के रूप में याद करवाती है और दूसरे को महज एक खूंखार तानाशाह के रूप में? ज़रा सोचिएगा। ये सवाल हमें इतिहास, न्याय और उस विरासत की असलियत पर सोचने को मजबूर करता है जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।